नमस्कार। गवर्नर जनरल वायसराय क्लाइव के समय में रासायनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए। रासायनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेना तथा निजी व्यापार बंद करा दिया। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए तथा जनवरी 1766 से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। अपने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा की और राजकीय कोषागार का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स का विचार था कि समस्त भूमि शासक की है। राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण और अशुद्धि ट्रायल एंड एरर के नियम को अपनाया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई। इस सरकार में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानून में सुधारों, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधार तथा व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 ईस्वी था। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वॉरेन हेस्टिंग्स तथा वेलेस्ली संबंधित थे। वॉरेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियाँ निम्नलिखित थी। कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष 1740 से 1765 ईस्वी। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, घेरे की नीति 1765 से 1813 ईस्वी। अधीनस्थ नेपाल तक की नीति 1813 से 1857 ईस्वी। अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935 ईस्वी। बराबर के संघ की नीति 1935 से 1947 ईस्वी। दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। शक्ति कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी गई। 1787 में जिले के सभी कलेक्टरों को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया गया तथा इसके अतिरिक्त इन्हें फौजदारी शक्तियाँ और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने का भी अधिकार दे दिया गया। 1790 से 92 ईस्वी के बीच भारतीय न्यायाधीशों से संयुक्त की जिला फौजदारी अदालतों को सौंपकर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय 3 बंगाल हेतु और 1 बिहार के लिए नियुक्त किए गए। इन अदालतों की अध्यक्षता यूरोपीय व्यक्ति द्वारा भारतीय काजी एवं मुफ्ती के सहयोग से की जाती थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम, जो इससे पूर्व नहीं था, भारत में लागू किया। कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 ईस्वी तक अंतिम देकर उन्हें कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। इसके तहत उसने कोर्ट तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। कलेक्टर की न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियाँ ले ली गई और तथा उसके पास केवल कर संबंधी शक्तियाँ ही रह गई। जिला दीवानी न्यायालयों में कार्य करने के लिए नए अधिकारियों की एक श्रेणी बनाई गई। जिला दीवानी न्यायालयों में कार्य के लिए नए अधिकारियों की एक श्रेणी बनाई गई। जिला न्यायाधीशों को फौजदारी तथा पुलिस के कार्य भी किए गए। भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा या लोकसेवा का प्रारंभ कॉर्नवालिस द्वारा किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1746 से 1793 ईस्वी तक 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में हुई थी। यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम
पहला राज्य हैदराबाद 1298 ईस्वी था। बसिन की संधि दिसंबर 1800 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। इस सहायक संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली। इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने पेशवा को पूना में पुनः स्थापित करने के लिए लगभग 60,000 सैनिक पेशवा की रक्षा हेतु उसके राज्य में रखने का वादा किया, जबकि इसके बदले में पेशवा ने अंग्रेजों को 26 लाख रुपये वार्षिक आय वाले क्षेत्र प्रदान करने पर सहमति जताई। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी में ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले से ही था तथा वो क्रमिक रूप से विकसित हुई थी। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा विशिष्ट रूप से प्रवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798 ईस्वी तथा 1800 ईस्वी, मैसूर 1799 ईस्वी, संजौर अक्टूबर 1799, अवध नवंबर 1801, पेशवा दिसंबर 1802, बरार की भोंसले दिसंबर 1803, सिंधिया फरवरी 1804, जोधपुर जयपुर मछेरी भूमि तथा भरतपुर। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जुलाई 1828 ईस्वी में गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला। उसने सती प्रथा, बालिका शिशुवध जैसे सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रभावकारी प्रयत्न किया तथा देश में ठगी समाप्त कर शांति और व्यवस्था स्थापित की। उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की इच्छा के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाई। जयपुर में व्यवस्था ने ऐसा उग्र रूप धारण कर लिया कि ब्रिटिश एजेंट पर भी प्रहार कर दिया गया, परंतु इस पर भी बेंटिंक ने हस्तक्षेप करना स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार जोधपुर, बूंदी, कोटा तथा भोपाल में उसने हस्तक्षेप नहीं किया। यदि ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण थे, परंतु उसने इस नीति का अनुसरण छोड़कर 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने देश से मिला लिया, क्योंकि वहाँ बहुत अधिक व्यवस्था थी। विलियम बेंटिंक 1828 से 1835 ईस्वी के शासन के 7 वर्षों पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी गई। भारत के इतिहास में बेंटिंक का नाम सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण संबोधन किया जाएगा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कैप्टन सलीम को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दे दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। 1789 ईस्वी को घोषणा द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। 1811 ईस्वी तथा एवं 1823 ईस्वी में दासों के संबंध में कानून बनाया गया। 1823 ईस्वी के चार्टर एक्ट में दासता को शीघ्र समाप्त करने के लिए गवर्नर ने कानून बनाने को कहा। 1843 में समस्त ब्रिटिश सल्तनत ने दासता को अवैध घोषित कर दिया। 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दासता को अपराध घोषित कर दिया गया। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल 1813 से 1823 ईस्वी में हुआ, जो कि सुगौल की संधि से समाप्त हुआ था। सुगौल की संधि 2 अक्टूबर 1815 को लेखबंद हुई थी, जिससे 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया था। 1854 ईस्वी में सुलेमान के स्थान पर जेम्स आउटरॉ को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूर है तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउटरॉ की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1848 से 56 ईस्वी में अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को उसका अंग्रेज राज्य में विलय कर दिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के जवाबत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश 1848 ईस्वी जैतपुर, संबलपुर 1849 ईस्वी, बघाट 1850 ईस्वी, जयपुर 1852 ईस्वी, झांसी 1854 ईस्वी, नागपुर 1854 ईस्वी,
तथा करौली 1855 ईस्वी थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने करौली के व्यक्तिगत सुशासन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेल लाइन 1853 ईस्वी में बॉम्बे से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई। रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया। भारत में रेलवे के विकास का मुख्य उद्देश्य कच्चे माल को देश के आंतरिक भागों से बंदरगाहों तक ले जाना था। इसका दूसरा उद्देश्य देश सेना को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना भी था तथा ब्रिटिश शासकों के प्रति होने वाले किसी विद्रोह को सरलता से कुचला जा सके। रेलवे का सर्वाधिक विस्तार 1890 ईस्वी के आसपास 1900 के आसपास लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ, जब 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एवं सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक आंग्ल सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के लिए बहुत सा धन व्यय किया जाने लगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के संविधा पुनर्विवाद ने 1856 पारित हुआ। इस अधिनियम के अधिनियम के नियम 15 एक्ट के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उसे विवाह से उत्पन्न हुए बालक को वैध घोषित किया गया। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता थे पश्चिम भारत में विष्णु शास्त्री और धोंदो केशव कर्वे ने 1899 ईस्वी में पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना की। 1857 ईस्वी की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1857 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा की गई। इसके तहत लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बना। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री 1877 ईस्वी में नियुक्त किया गया। जनवरी 1877 में आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में इन्हें केसरी हिंद की उपाधि प्रदान की गई। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 और 1842 ईस्वी के मध्य हुआ। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। लॉर्ड लिटन के समय भारत द्वितीय आंग्लो अफगान युद्ध 1838 से 1800 ईस्वी हुआ था। 1847 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन ने दास तथा अनुबंध किया था। इसके काल 1842 से 1840 ईस्वी के दौरान अगस्त में 1847 में सिंधी को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में ले लिया गया। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल आक्रमणीयता की नीति पॉलिसी ऑफ मास्टरली एक्टिविटी आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलनबरो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थवुड के काल तक चलती रही। इस काल को कुशल आक्रमणीयता की नीति का काल कहा जाता है। इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से विशिष्ट रूप से संबोधित किया जाता है, क्योंकि उसके वायसराय काल में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई। कुशल आक्रमणीयता मास्टरली एक्टिविटी शब्द का J.W.S. वाइली ने एडिनबरा रिव्यू के एक लेख में प्रयोग किया था। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड में 1869 से 72 ईस्वी के काल में 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में शुरू हुई। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 ईस्वी की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण शेरली अफरीदी नामक एक कैदी द्वारा की गई थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई। 1836 ईस्वी में ब्रिटेन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रमणीयता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। मेजर सेंडेमन की बलूचिस्तान में गवर्नर जनरल के एजेंट के रूप में नियुक्ति के साथ ही बलूचिस्तान में हस्तक्षेप न करने के स्थान पर हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट या भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। अर्स्किन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक बताया। श्री एस एन बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा। सर पी सी एल्बर्ट
एल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। उन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया, जिसे एल्बर्ट बिल की संज्ञा दी गई। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाए और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाए। जैसे ही यह विधेयक प्रस्तुत किया गया, एक बवंडर खड़ा हो गया। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकारों का कुठाराघात बताया। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत की व्यवस्था में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक तथा 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यावधि 15 घंटे तथा इन्हें महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया। दूसरी फैक्ट्री अधिनियम 1891 में बनाया गया। इसमें सभी मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था थी। लॉर्ड मेयो के समय में सृजित स्थानीय स्वशासन को वास्तविक स्थानीय शासन बनाने के लिए लॉर्ड रिपन ने उन्हें अवकाश प्रदान किया। इस कार्य के कारण लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में स्थायी शासन का जनक माना जाता है। चार्ल्स मेडकॉफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाए। इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी सभी प्रयास 1884 में कलकत्ता में विलियम जोन्स से द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए थे। 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था तथा 1871 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण को सरकार में अलग विभाग बनाया गया। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1899 से 1905 ईस्वी के दौरान वर्ष 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को स्वीकृति एवं केंद्रीय स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। प्राचीन स्मारक संरक्षण का अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया। 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया। गोपाल सिंह गोखले ने कर्जन के प्रशासक की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव नियुक्त किया गया। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम तम्बारानी मेदी को भारत बुलाया। दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया, जिसे दिल्ली दरबार 83 के नाम से जानते हैं। इस दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा की गई। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा की गई। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।